नमस्कार साथियों, मैं आरपी सिंह आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन करेंगे कैलेंडर चैप्टर का, जो कि रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए कैलेंडर से संबंधित अवधारणा को समझ लेते हैं। कैलेंडर में 5 मुख्य रूप से अवयव होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनका बारीकी से हमको अध्ययन करना होता है। देखिए वो 5 अवयव कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आता है दिन, जिसको डे कहते हैं। नंबर 2, दिन से बड़ा होता है सप्ताह, वीक जिसको कहते हैं। सप्ताह के बाद माह होता है, जिसको महीने कहते हैं, मंथ। माह के बाद वर्ष आता है, और वर्ष के साथ ही किसी माह की जो तिथियां होती है, डेट जिसको कहते हैं, वो 5वां एलिमेंट होता है, 5वां तत्व होता है, 5वां अवयव होता है तिथि, डेट जिसको कहते हैं, तारीख। किसी कैलेंडर में ये 5 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। इन 5 से संबंधित अवधारणाओं को समझ लीजिए। किसी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वो दिन आपके होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। रविवार। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार, ये 7 दिन किसी सप्ताह के महत्वपूर्ण दिन हैं। अब किसी माह में कितने दिन हो सकते हैं? तो किसी माह में फरवरी एकमात्र ऐसा माह है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। 28 साधारण वर्ष होने पर होंगे, और 29 जब लीप वर्ष या अधिवर्ष जिसको कहा जाता है, उस कंडीशन में 29 दिन होंगे। कुछ माह 30 दिन के होते हैं और कुछ माह 31 दिन के होते हैं। पूछा जाता वर्ष में ऐसे कितने महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, या पूछ दिया जा सकता है वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं, कितने माह होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। पूछा जा सकता है कि फरवरी में 29 दिन कब होते हैं, तो वो लीप वर्ष की कंडीशन में होते हैं। अब एक वर्ष में 12 माह होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ये हम याद रखेंगे। किसी वर्ष में 12 माह होते हैं। एक माह में 30, 31, 28 या 29 दिन ही हो सकते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन हो सकते हैं। अब जो वर्ष है वो आपका 2 कंडीशन होता है। वर्ष 2 कंडीशन में है। एक साधारण वर्ष जिसको सौर वर्ष कहा जाता है, दूसरा लीप वर्ष या अधिवर्ष जिसको कहा जाता है। साधारण वर्ष या सौर वर्ष, साधारण या सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष या सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष जिसको अधिवर्ष कहते हैं या अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन हुआ करते हैं। ये कैलेंडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये हमको बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि फरवरी माह में 28 या 29 दिन ही हो सकते हैं। वो 29 या 28 दिन कब होंगे ये क्लियर है। साधारण वर्ष होगा तो फरवरी में 28 दिन होंगे। लीप वर्ष जिसको अधिवर्ष भी कहते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें 29 दिन होते हैं। अब लीप वर्ष, कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? तो समझ लीजिए, लीप वर्ष या अधिवर्ष के लिए लीप वर्ष
या जिसको अधिवर्ष भी कहते हैं, किसी वर्ष में अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी कि कोई वर्ष अगर आपको दिया गया है वो 4 से पूर्णतया विभाजित होता है तो वो लीप वर्ष होगा। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष दिया गया है, यानी कि 100 के हिसाब से, जैसे 1800, 1600, 1700, 1900, 2000, अगर शताब्दी वर्ष दिया गया है तो उसमें 400 का भाग दिया जाएगा। यानी कि कोई शताब्दी वर्ष अगर 400 से पूरी तरह विभाजित है तो वो अधिवर्ष या लीप वर्ष होगा। लेकिन अगर कोई वर्ष दिया गया है तो उसमें हम 400 का भाग नहीं देते, सिर्फ 4 का भाग देते हैं। देखिए क्या बताया गया है। जैसे अगर बात की है सन 1920 की, तो भैया 4 का भाग लेकर देखेंगे। 4 भाग इसमें पूरा चला जा रहा है। 4 से विभाजित हम कैसे ज्ञात करते हैं वो भी समझ लें। कोई संख्या दी जाए, कोई भी संख्या दी जाए, कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, उसके इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या, यानी कि ये 2 अंक, इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या में ही 4 का भाग कर लीजिए। अगर इन दोनों अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा तो फिर वो आपकी संख्या या वर्ष या कोई भी चीज दी जाए, कोई भी संख्या दी जाए, अगर इकाई दहाई अंकों से बनने वाली संख्या में 4 का भाग चला जाएगा तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। यानी कि हमें 4 का भाग देंगे, 4 5 20 हो गया, 5 बार चला गया पूरा भाग, तो इसका अर्थ ये होगा 1920 4 से पूर्णतः विभक्त है, अर्थात 1920 लीप वर्ष या अधिवर्ष होगा। भाग करके भी आपको दिखा देते हैं। 4 का भाग करेंगे 1920 में, 19 में भाग करेंगे, 4 चौको 16 हो गया, घटाएंगे 9 से 6 गया, 3 बचेगा, 2 का उदाहरण ले लिया जाएगा। 4 का भाग 32 में, 4 8 32 हो गया, 0 बचेगा शेष। ये 0 बचा, इसको भी लिख लेंगे। 0 में भाग जाएगा तो यह भाग का गिनती लगा देंगे, भाग की 0 लगा देते हैं। तो आप देख रहे हैं 480 बार भाग गया और शेष क्या बचा, 0 बचा। तो ऐसा कोई भी वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, वो लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है। अब अगर यहाँ 1900 दिया होता तब यहाँ हम 4 का भाग नहीं देते हैं, तब 400 का भाग दिया जाता। तब कितने का भाग देते हैं, 400 का। कब, जब कोई शताब्दी वर्ष हो। शताब्दी वर्ष की कंडीशन में 4 की जगह 400 का भाग देकर देखते हैं कि क्या दिया गया वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं है। कैसे देख लीजिए, 400 का भाग दिया जाएगा इस 1900 में, 4 चौको 1600 हो गया, घटाएंगे तो 300 बच जाएगा। अब यहाँ देख रहे 300 शेष हो गया, शेष 0 नहीं आ रहा है, यानी कि शेष 300 बच गया है। तो ये साधारण वर्ष होगा। 1900 की अगर बात की जाएगी तो ये वर्ष कैसा जाएगा, साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। अब जैसे अगर हम बात कर लें 1200 की, सन 1200 ईस्वी की अगर बात करी है, सन 1200 ईस्वी की अगर बात की जाए, ये लीप वर्ष है अथवा नहीं है, तो इस 1200 में हम 400 को भाग करेंगे। देख लीजिए 400 को भाग किया जाएगा 1200 ईस्वी में, 4 3 12, पूरा भाग गया, चला गया, शेष 0 बचा। जब शेष 0 बचेगा तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। कंफर्म हो गया, सीधी सी बात है। अगर कोई साधारण वर्ष दिया गया है तो उसमें 4 का भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 का भाग करेंगे। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। फरवरी कंफर्म हो जाएगी। अगर आपका लीप वर्ष है, आपको बताया था लीप वर्ष या अधिवर्ष है, तो फरवरी माह में 29 दिन होंगे। अगर साधारण वर्ष है, जिसको सौर वर्ष भी कहते थे, साधारण वर्ष की कंडीशन में फरवरी 28 दिन की होगी। अब बात करते हैं, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं और कुछ महीने 31 दिन के होते हैं। हम ये कैसे जान पाएंगे या याद रखने का क्या तरीका है, आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताते हैं। आप उसको याद कर लेंगे, आपको याद रहेगा कि कौन से महीने 30 दिन के हैं और कौन से महीने 31 दिन के हैं। वैसे तो हम लोग ये जो हाथ होता है, इस हाथ से भी याद कर लेते हैं कि किस महीने में 31 दिन है और किस में 30 दिन है और किस में 31 दिन है। कैसे, इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो गांठ बनी हुई ऊपर 1 2 3 4, इनको जब देखते हैं तो ऊपर जो दिन आएगा उसमें 31 होगा, और जो गड्ढे देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें जो दिन गिनते हैं उसमें आपके 30 दिन आ जाते हैं, फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी में 28 से 29 दिन ही होते हैं। देख लीजिए ऊपर जब आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का फिर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो ऊपर दिन महीने आ रहे हैं वो सब 31 दिन के ही होंगे। जैसे जनवरी 31 का है,
फरवरी नीचे चला गया 28 को हो गया, मार्च ऊपर आ गया तो 31 को हो गया, अप्रैल नीचे चला गया 30 को हो गया, अप्रैल का तो मई ऊपर आ गया तो कितने दिन का होगा 31 को होगा, जून नीचे चला गया 30 दिन का हो गया, जुलाई ऊपर आ गया है 31 दिन का होगा, जुलाई का सीधे अगस्त पे आएंगे, अगस्त ऊपर आ रहा तो 31 दिन का होगा, अगस्त के बाद सितंबर नीचे चला गया, सितंबर नीचे तो 30 दिन का होगा, अक्टूबर ऊपर आ गया, अक्टूबर ऊपर है तो 31 दिन का होगा, नवंबर नीचे चला गया 30 दिन का होगा, दिसंबर ऊपर आ गया 31 दिन का होगा। एक छोटा सा तरीका ये था। एक तरीका आपको और बताते हैं, आप कैसे याद रख पाएंगे। एक तरीका ये हाथों के जो गड्ढे या ऊंचाई है इनके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं 30 या 31 दिन का महीना कौन सा होगा। एक आपको छोटा सा तरीका और बताते हैं, उसको आप याद रख लीजिएगा। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 की फरवरी, बाकी सब 31। एक छोटा सा है, आप उसको याद कर लेंगे। क्या बताया आपको, जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 की फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब 31। इसको आप याद कर लेंगे, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको सभी महीने पता चल जाएंगे किस महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा वो समझ लीजिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, ये 4 महीने आपके सामने आए हैं। जून नवंबर अप्रैल और सितंबर, ये 4 महीने कितने दिन के हैं, 30 दिन के हैं। यहाँ 30 लिखा हुआ है। फिर देखिए 28 29 की फरवरी, आपको बताया था साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 दिन की, अगर हम लीप वर्ष है तो 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। बाकी सब 31, यानी कि इन 5 महीनों के बाद जो भी महीने बचे हैं, यानी कि 7 महीने बचे हैं, वो सब 31 के हैं। देखिए कौन से महीने में लिख लिए, पहले हमने फरवरी लिख लिया, ये हो गया 28 या 29 का। इसके बाद कौन से लिखे, अप्रैल, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, तो सीधे से लिख लेंगे अप्रैल, अप्रैल के बाद जून आ जाएगा, जून के बाद सितंबर आ जाएगा, और सितंबर के बाद नवंबर आ जाएगा। ये 4 महीने, ये 4 महीने जो आप देख रहे हैं, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 30 दिन के हो जाएंगे। यहाँ 30 दिन लिखा है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, तो जून नवंबर अप्रैल और सितंबर ये 30 दिन के हो गए। 28 29 की फरवरी हम लिख चुके हैं। बाकी सब, ये बाकी में क्या बचा वो लिखिए। जो 5 महीने आप लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 महीनों के बाद 7 महीने और है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 5 महीने हम लिख चुके हैं, तो जो शेष 7 महीने बचे वो सब कितने दिन के होंगे, वो 31 दिन के होंगे। वो महीने कौन से होंगे हम नोट कर लेते हैं, जो इनके बीच में छूटे हुए। जैसे हमने फरवरी लिखा है लेकिन जनवरी नहीं लिखा है, फरवरी हम लिख चुके हैं, अब मार्च रह गया था, अप्रैल लिख लिया है, मई रह गया था, जून लिख लिया है, जुलाई और अगस्त रह गया, जुलाई अगस्त, सितंबर में लिख चुके हैं, अक्टूबर बचा है, नवंबर लिख लिया, दिसंबर बचा है। देखिए कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 महीने कितने दिन के होंगे, 31 दिन के होंगे। ये 7 महीने 31 दिन के होंगे। उम्मीद है आपको ये छोटी सी ट्रिक समझ रहे हैं। आप इसको क्या समझ सकते हैं, एक ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। फिर से समझ लें, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 की फरवरी, बाकी सब 31। इस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से इन महीनों को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस महीने में हमने दिनों को सीख लिया। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है विषम दिनों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे। हम यहाँ कैलेंडर चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, रीजनिंग से संबंधित चैप्टर है।
इस चैप्टर में हम लोग अब अध्ययन करेंगे विषम दिनों की अवधारणा का। विषम दिनों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। ये विषम दिन क्या होते हैं वो आप समझ लेंगे। आपको दिनों की संख्या दी जाएगी, उनमें हम 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने के पश्चात जो दिन शेष बचेंगे वो विषम दिन कहलाते हैं। किस प्रकार, जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 10 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, तो हम 10 में भाग करेंगे 7 का, 10 में भाग करेंगे 7 का, 7 एकम 7। यहाँ जो शेष बचा 3 दिन, ये 3 ही विषम दिन होंगे। ये जो शेष दिन होते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। दिनों की संख्या में हम 7 का भाग दें, 7 का भाग देने के पश्चात जितने दिन अवशेष रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं, वो विषम दिन होते हैं। विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती है। 6 से अधिक क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6 से अधिक, जैसे अगर 7 की हम बात करें तो 7 का तो 7 में भाग चला ही जाएगा। तो विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती, याद रखेंगे। विषम दिन 6 से अधिक नहीं हो सकते हैं, अधिक नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं है। अगर 6 से अधिक विषम दिन आपके बचते हैं तो उसमें हम फिर से 7 का भाग कर देंगे। शेष जो आएगा वो हमेशा 7 से कम ही होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 विषम दिन हो सकते हैं। अब देखिए, ये हमने बात कर ली एक एग्जाम्पल लेकर 10 दिनों की। हम अब सीखेंगे कि हमारे जो 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन सभी महीनों में कितने कितने विषम दिन होते हैं, ये हमको याद भी रखना पड़ता है और ये सीख भी लेंगे। देखिए, बात अगर जनवरी की कर ली जाए तो आप जानते हैं जनवरी में 31 दिन होते हैं। इन 31 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग 31 में दे लेंगे। जो शेष बचेगा वो विषम दिन आएंगे, वो हम नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर इसके नीचे लिख लेंगे, ये दिन होते हैं, और यहाँ लिख लेंगे विषम दिन, विषम दिन। अब 31 में आप भाग करेंगे 7 का, 7 चौको 28 हो गया, 3 शेष बचेगा। तो जो शेष बचेगा वही विषम दिन होते हैं। तो जनवरी में कितने विषम दिन आ जाएंगे? 3। अब आपको ये पता है कि जितने महीने 31 दिन के होंगे उन सभी में विषम दिन 3 ही बचेगा, और जितने 28 30 दिन के महीने होंगे, अब 30 दिन के लिए पता कर लेते हैं। तो 30 में जब हम भाग करेंगे 7 का, 7 चौको 28, बचेगा कितना? 2 शेष। तो जो शेष बचा यही विषम दिन है। जनवरी के बाद फरवरी आएगा। फरवरी में अगर 28 दिन है तो विषम दिन 0 होगा, और अगर 29 दिन है तो शेष 1 बचेगा। 29 में जब हम भाग करेंगे 7 का, 7 चौको 28 हो गया, शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो फरवरी में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? या तो 0 होगी या 1 होगी। क्यों? क्योंकि जब 28 दिन की फरवरी होगी तो भाग पूरा चला जाएगा 7 का, 7 चौको 28, शेष कुछ बचेगा नहीं, तो उस कंडीशन में 0 आ जाएगा। और जब 29 दिन की फरवरी होगी तो शेष 1 बच जाएगा। फरवरी में बचेंगे 0 या 1 विषम दिन। फरवरी के बाद मार्च की बात कर ली जाए, आप जानते हैं मार्च में यहाँ 31 दिन होते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं, और आप जानते हैं, अभी बताया था 31 दिन की कंडीशन में विषम दिन 3 आएंगे। 31 दिन यानी कि मार्च में 3 विषम दिन हो जाएंगे। मार्च में अप्रैल की अगर बात कर ली जाए, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। विषम दिन 2 आ जाएंगे। जितने भी महीने 30 दिन के हैं उन सभी में विषम दिन 2 आएगा। और जो महीने के मतलब 7 महीने ऐसे हैं जो 31 दिन के होते हैं, तो उन 7 महीनों में विषम दिन 3 ही होगा। अप्रैल के बाद मई आ जाएगा। मई में 31 दिन होते हैं, तो विषम दिन कितने बचेंगे? यहाँ पर 3 बचेंगे, क्योंकि 7 का भाग जब करेंगे 31 में, 7 चौको 28, 3 शेष बचेगा। जो शेष बचता वही विषम दिन होता है। मई का जून की बात कर ले, जिसमें 30 दिन होते हैं, तो यहाँ विषम दिन 2 हो जाएगा। जुलाई की बात कर ले, जुलाई में 31 दिन होते हैं, शेष 3 बचेगा, 3 विषम दिन आ जाएंगे। अगस्त की बात कर ली जाए, अगस्त में 31 दिन होते हैं, विषम दिन 3 आ जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर देख लिया जाए, सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो विषम दिन कितने बचेंगे? 2। अक्टूबर की बात कर ली जाए,
अक्टूबर में 31 दिन होते हैं तो शेष 3 बचेगा, 3 विषम दिन हो जाएंगे। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं तो विषम दिन 3 रह जाएंगे। नवंबर में देख लीजिए, नवंबर में 30 दिन होते हैं तो विषम दिन 2 बचेंगे। और दिसंबर की बात कर ली जाए, 31 दिन होते हैं और विषम दिन 3 होंगे। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। जनवरी में विषम दिन 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये आपके 12 महीने हैं। आपको बताया था अभी 4 महीने 30 दिन के होते हैं, 7 महीने 31 दिन के होते हैं और 1 महीना यानी कि फरवरी, जिस 1 महीना जो है फरवरी, वो 28 या 29 दिन का होता है। तो जितने महीने 30 दिन के हैं उन सभी महीनों में विषम दिन 2 होगा। 31 दिन के जितने महीने होंगे उन सभी में विषम दिन 3 होगा। फरवरी जब 28 की होगी तो विषम दिन 0 और 29 दिन की होगी तो 1 बचेगा। ये विषम दिन की अवधारणा है। ये विषम दिन आप याद रखेंगे। टेबल को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं शीट का। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद रखेंगे कि किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं। अब महीनों के बाद बात की जाए वर्ष की, तो आप जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष की बात कर ली जाए, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। इन 365 दिनों में अगर हम 7 का भाग करें, करके देख लीजिए, 7 का भाग 365 में करेंगे, 7 पर 35 हो गया, 6 से 5 गया, 1 बचेगा, 5 उतारा ले लीजिएगा, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा, 1 बचा। जो शेष 1 बचा है वही विषम दिन होता है। यानी कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 52 बार भाग गया। जितना पूर्ण भाग जाएगा, जितने बार भाग जाता है, पूरा जो भागफल होता है वो आपके सप्ताह हो जाते हैं। जितने भागफल आएगा जो, वो सप्ताह होता है। यानी कि यहाँ पर 365 में दिनों में 52 सप्ताह हो जाएंगे और जो 1 बचेगा वो 1 विषम दिन होगा। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है। लीप वर्ष की बात कर ली जाए तो 1 दिन ज्यादा होता है, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, या अधिवर्ष जिसको कहते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं। 366 दिन इसमें होते हैं। इन 366 दिनों में भाग जब देंगे आप तो 52 बार भाग जाएगा। यहाँ 1 दिन ज्यादा है तो वो दिन यहाँ आ जाएगा, विषम दिन हो जाएंगे 2 एक ही जगह पर। 366 में 52 सप्ताह हो गए और प्लस 1 की जगह 2 विषम दिन हो जाएंगे, क्योंकि 365 में 1 शेष बचा था। 366 में 7 को करेंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 बचेंगे शेष, वो विषम दिन होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट पूरे कर लीजिए और याद रखेंगे कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने अभी वर्ष के 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में विषम दिनों को समझा। साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, ये सीख लिया। अब हम बात करेंगे शताब्दी वर्षों की। शताब्दी वर्ष का मतलब हुआ 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष। इस प्रकार के जो शताब्दी वर्ष होंगे उनमें विषम दिन कितने आएंगे और किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, देख लीजिए। अगर हम बात करें 100 वर्षों की, 100 वर्षों की, तो 100 वर्ष को पहले तो हम ये देखेंगे इन 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे। आप जानते हैं प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, यानी कि जिस सन में 4 का भाग चला जाएगा वो लीप वर्ष होगा और 4 का भाग जिसमें नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष होगा। तो जब हम 4 का भाग या 100 में करेंगे तो 100 का जब भाग दिया जाएगा तो 25 चौको 100 होता है। आप जानते हैं 25 चौको 100, यानी कि 25 वर्ष पूरा भाग जा रहा है। तो 25 वर्ष कैसे हो जाएंगे, लीप वर्ष होंगे और शेष बचे 75 वर्ष वो हो जाएंगे साधारण वर्ष। लेकिन आप जानते हैं जो 100वां वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष शताब्दी वर्ष होते हैं और शताब्दी वर्ष की कंडीशन में आप हमेशा याद रखिए जब 400 का भाग जाएगा तभी लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप जब 100 में 400 का भाग देंगे तो 400 का भाग तो 100 में जाएगा नहीं, यानी कि जो 100वां साल होगा, 99वें वर्ष तक तो ठीक है, लेकिन जब 100वां साल आएगा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा, यानी कि लीप वर्ष की संख्या 1 कम हो जाएगी, 24 लीप वर्ष रह जाएंगे। तो जो एक वर्ष 100वां साल है वो 75 में जोड़ दिया जाएगा, 76 वर्ष हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके साधारण वर्ष। अब यहाँ वर्ष देख लीजिए क्या बता रहे हैं।
100 सालों में 76 होंगे साधारण वर्ष और प्लस जो 24 शेष बचे हैं वो 24 हो जाएंगे लीप वर्ष, 24 हो जाएंगे लीप वर्ष। अब देखिए आप जानते हैं एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे 100 सालों में वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। 76 साधारण वर्षों में एक वर्ष में एक होता तो 76 वर्षों में हो गए 76 और प्लस 24 लिखा हुआ है 24 लिख लेंगे। अब एक लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे या सीधे 24 का 2 गुना 48 लिख सकते हैं आप, 2 गुना करके लिख लो अथवा यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे। अब टोटल देख लेंगे ये 76 लिखे हुए थे लिख लिए प्लस 24 दूनी 48, इनको जोड़ लेंगे तो 76 और 48 हुआ 124 विषम दिन, ये विषम दिन आ गए। लेकिन आप जानते हैं विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं होती है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 7 का भाग कर दिया जाएगा। 7 का भाग करेंगे आप यहाँ पर तो हमारे विषम दिन कितने आएंगे वो देख लीजिए। 7 का भाग 124 में देंगे यानी कि 7 के बाद ये अलग से कर लेते हैं, 7 का भाग देंगे 124 में, 7 एकम 7 बचे यहाँ पर 5, 4 को उतार दीजिएगा 7 7 49 बचे 5, यानी कि विषम दिन कितने आ जाएंगे यहाँ पर 5 विषम दिन। आप याद रखेंगे 100 वर्षों में विषम दिन आ गए 5। अब हम याद करेंगे 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे 200 वर्षों में। अब देखिए 100 सालों में कितने हैं 5 है, 100 वर्षों में 5 है और 200 लिखा है यानी कि इसको आप 2 का गुणा कर देंगे। क्यों कर दिया समझ लीजिए, 100 के दुगने ही तो 200 में होंगे, तो 100 में जब 5 है तो 200 में उसके दुगने होंगे यानी कि 5 का दुगना हो गया 10 दिन, 10 विषम दिन आ गए। अब आप जानते हैं विषम दिन 6 से ज्यादा होते नहीं, तो यह 7 का भाग कर देंगे। 7 का भाग जब 10 में करेंगे तो 7 एकम 7 3 शेष बचेगा, तो टोटल यह विषम दिन कितने आ जाएंगे 3 विषम दिन बचेंगे, 3 विषम दिन। अब 300 में हम याद कर ले 300 वर्षों में कितने होंगे 300 वर्ष में 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे, तो हम जो 100 में आए थे 5 विषम दिन, तो 5 का 3 गुना कर देंगे 300 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 3 गुना 300 हुआ, तो 5 का 3 गुना 15 आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 5 गुणा 3, ये 5 हमने कौन से लिखे हैं 100 वर्षों के विषम दिन, ये 5 है 100 वर्षों के विषम दिन। ये 3 इसलिए कर दिया क्योंकि 100 का 3 गुना 300 होता है, हमें 300 सालों में पता कर ले, तो 5 में 15 हो गया 15 विषम दिन। और आप जानते हैं विषम दिन 6 से अधिक नहीं होते हैं, तो जब विषम दिन आपके 6 से अधिक हो तो 7 का भाग कर लिया करते हैं, 7 का भाग करिए 7 दूनी 14, क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 विषम दिन, विषम दिन यानी कि 300 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए 1। अब बात करेंगे 400 वर्षों में, 400 वर्ष में 400 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। अभी आप 5 गुणा 4 कर देंगे, क्योंकि 100 साल में 5 होते हैं, तो 400 में कितने हो जाएंगे, तो 4 का गुणा कर दिया, 5 को 20 आ गया, 20 विषम दिन। अब आप यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, ये 400 वर्ष लिखा है, तो 400 वर्षों में जो 400वां साल रहा होगा वो शताब्दी वर्ष है, तो ये लीप वर्ष हो गया, क्योंकि 400 में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो जो शताब्दी वर्ष होते हैं उनमें 400 का भाग देने पर हम ये ज्ञात करते हैं 400 का भाग पूरा जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा, 400 का भाग नहीं जाएगा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन यहाँ 400 लिखा है तो यानी कि भाग 400 को चला जाएगा, तो ये हो गया लीप वर्ष। तो लीप वर्ष अगर ये है तो फरवरी 29 दिन की होगी, यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 1 दिन जो एक्स्ट्रा होता है 28 के 29 का होता है वो यहाँ ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि विषम दिन आपके कितने हो गए 20 हो गए, और प्लस यहाँ एक और हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पर 21 विषम दिन हो गए, 1 विषम दिन, तो टोटल कितने हो गए 21 विषम दिन हो गए। अब आप जानते हैं 6 से विषम दिन ज्यादा होते नहीं, तो 7 का भाग कर देंगे, 7 या 21, 21 में जब 7 का भाग करेंगे शेष 0 आएगा, और जो शेष बचता है वही विषम दिन होते हैं, यानी कि यहाँ पर विषम दिन हो गए 0 विषम दिन। विषम दिन कितना आ गया 0। अब अगर 500 वर्षों की बात कर ली जाए तो 500 वर्षों को अगर हम देखें 500 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे 500 वर्ष में। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 500 को लिख सकते हैं 400 और प्लस 100, ऐसे क्यों लिख लिया, क्योंकि 500 को हम अगर 400 और 100 जोड़ दें तभी 500 ही रहा ना। अब आप जानते हैं 400 वर्षों में विषम दिन कितने हुए, अभी आपने लिखा 0
और प्लस 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे आप यहाँ लिख चुके हैं, कितने होते हैं 5 होते हैं, 5 लिख देंगे, यानी कि 5 दिन रहेंगे टोटल, 5 विषम दिन, 5 विषम दिन। इसी प्रकार जब आप 600 वर्षों को पता करेंगे तो 400 प्लस 200 कर देंगे, तो 400 में तो 0 हो जाएंगे, 200 वाले 3 दिन रह जाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं वो समझिए आप। जब आपको कोई सन दिया जाए, जैसे आपसे ये कहा जाए 5 अक्टूबर 1785 को ईस्वी को कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था। अगर आपसे ये प्रश्न दिया जाए और दिन ज्ञात करें, ये कहा जाए कि 5 अक्टूबर 1785 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये दिन हम ज्ञात करेंगे तो हमको विषम दिन ज्ञात करने पड़ेंगे, इसीलिए हम ये विषम दिन समझ रहे हैं। अब जैसे छोटी सी बात करें 1785 की हम बात कर लेते हैं, तो 1785 को हम जब लिखेंगे तो इसको टुकड़ों में बांट लेंगे, मतलब ये 1700 की अगर हम बात कर लें तो इसमें वो वर्ष निकाल लेंगे जहां विषम दिन हमारे 0 हो रहे होंगे। अब आप समझ लीजिए जब 400 वर्षों में विषम दिन कितने आया है 0 आया है, तो 400 के जो गुणज होंगे, 400 के गुणज वर्ष कौन कौन से होंगे, जैसे 400 लिख लिया, 4 का 2 गुना 800 वर्ष हो गए, 8 का 2 गुना मतलब 4 का 2 गुना 8, 4 का 3 गुना 1200, 4 गुना 1600 हो गया, 2000 हो जाएगा। यानी कि जो वर्ष ये लिखे हैं 400 वर्ष, 800 वर्ष, 1200 वर्ष, 1600 वर्ष, 2000 वर्ष, इसके बाद अगर भविष्य की बात कर ली जाए 2400, क्योंकि अभी 2400 आया नहीं है, अभी 2022 ही तक हम लोग पहुंच पाए हैं, अभी हम लोग कहाँ पर है 2022 तक है, लेकिन हम भविष्य की कल्पना करते हैं 2400 कभी सन आएगी, तो इस कंडीशन में इनमें विषम दिन सब में 0 होगा, क्योंकि 400 में जब 0 है तो 400 दो बार दिए तब भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0, 2000 में भी 0 आएगा, और 2400 वर्षों में भी विषम दिन 0 ही होंगे। यानी कि 400 के जो भी गुणज वर्ष होंगे, 400 का जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, उन सभी वर्षों में विषम दिन 0 ही होगा। तो 1785 को इस प्रकार लिख सकते हैं 1600 प्लस 100 और प्लस 85, तो 1600 और 1 1700 हो गया और 85 हो गया। ऐसा हमने क्यों लिखा, हमें जब विषम दिन ज्ञात करना होगा तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 1600 में विषम दिन हम जानते हैं 0 प्लस बचे 100, 100 में विषम दिन अभी हमने लिखा था, 100 में विषम दिन कितना लिखे 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब ये जो 85 वर्ष लिखे हैं इनमें हम ये देख लेंगे कितने हमारे लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, तो 4 का भाग करके देख लिया जाएगा, 21 चौक 84 होता है, 21 बार पूरा भाग चला जाएगा, तो 21 यहाँ पर लीप वर्ष हो जाएंगे और जो बचेंगे वो हमारे साधारण वर्ष हो जाएंगे। इस प्रकार हम यहाँ दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इतना आपको समझाना चाहते थे, जो जो वर्ष दिया जाएगा उसको इस प्रकार डिवाइड कर लेंगे, हम ऐसे वर्ष अलग लिख लेंगे जिनमें विषम दिन 0 होंगे, क्योंकि हमको काउंट नहीं करना पड़ेगा बार बार। अब जो शेष बचेगा, जैसे यहाँ 1700 था तो 100 बच गया, अगर सपोज करिए 1800 होता, 1800 होता तो इसको कैसे लिख लेते 1600 और प्लस 200, क्योंकि 1600 में 0 जाएगा और 200 में कितना होगा 3। तो आपको सिर्फ 4 सन याद रखने हैं, उनमें विषम दिन कौन कौन से होंगे ये आप याद कर लीजिए, कौन कौन से वो 4 वर्ष होंगे अलग से समझ लें, 100, 200, 300 और 400, इनमें ही आप विषम दिन पता करिए। तो अभी हमने 100 में पता किया था कितना आया थे 5, 200 में 3, 300 में 1 और विषम दिन 400 में आया था 0, 5, 3, 1, 0। ये टेबल आप छोटी सी बना लें और उसको याद कर लीजिए, ये वर्ष लिखे हुए हैं, ये वर्ष लिखे हुए हैं और ये आपके विषम दिन लिखे हुए हैं। ये आपकी एक तरीके से टेबल हो गई, इसको आप याद रखेंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन 1 और 400 वर्षों में विषम दिन 0 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर विषम दिन हमारा 0 बच जाए तो हम अब दिन कैसे याद करेंगे, दिन कौन कौन से होंगे वो आप समझ लीजिए। यहाँ आपको इतना तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये याद रखेंगे अगर आप, तो आपको कोई भी सन दे दिया जाएगा, इन 4 भागों में ही आप बांट लेंगे। जहाँ 400 लिखा है तो 4 के जो गुणज वर्ष होंगे, ये आपको भी समझाया था पूरा डिटेल में, ये 400 के गुणज वर्ष जो भी वर्ष रहे होंगे उन सभी में विषम दिन हम 0 ही लिख लिया करेंगे। अब देखते हैं, अगर हमारा विषम दिन 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 बचता है तो दिन कौन कौन से आएंगे वो दिन हम देख लेंगे। इसको एक टेबल से समझ लेते हैं।
कैलेंडर चैप्टर में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विषम दिनों की अवधारणा का। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि विषम दिन जब हमारे, आप जानते हैं 6 से अधिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन 6 से जब कम विषम दिन आएंगे उस दिन कौन सा पड़ेगा, हम ये एक कॉन्सेप्ट मानकर चलते हैं कि हमारा जब विषम दिन 0 बचेगा उस दिन रविवार होगा। जब विषम दिन 1 होगा उस दिन सोमवार होगा। विषम दिन अगर 2 बचेगा तो मंगलवार आ जाएगा। विषम दिन 3 बचेगा तो बुधवार होगा। विषम दिन जब 4 होगा तो बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, आप जानते हैं। 5 जब विषम दिन बचेगा तो शुक्रवार आ जाएगा, और जब 6 विषम दिन बचेगा तो शनिवार होगा। 7 विषम दिन बचेगा नहीं, क्योंकि 7 में 7 का भाई बार चला जाएगा, उस कंडीशन में विषम दिन नहीं होगा। आप याद रखेंगे जब विषम दिन हमारा 0 हो तो रविवार माना जाएगा, विषम दिन 1 हो तो सोमवार माना जाएगा, विषम दिन 2 हो तो मंगलवार माना जाएगा, विषम दिन 3 हो तो बुधवार होगा, विषम दिन 4 अगर बचते हैं तो बृहस्पतिवार या जिसको गुरुवार भी कहते हैं, 5 बजेगा तो शुक्रवार हो जाएगा, और अगर विषम दिन 6 बचते हैं तो शनिवार होगा। एक चीज और याद रखेंगे, जब आपको निर्देशित दिन न दिया गया हो, यानी कि सीधे सीधे कह दिया जाए कि 20 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था, वो दिन कौन सा था, ये अगर आपको ज्ञात करना है तो हम ये मान चलेंगे कि कभी 1 जनवरी सन 1 भी रहा होगा, सन 1 ईस्वी, कभी ऐसा भी दिन रहा होगा, कभी आपका सन 1 जनवरी सन 1 ईस्वी भी रहा होगा। तो जब इस कैलेंडर की शुरुआत रही होगी तो पहला दिन सोमवार माना गया है। पहला दिन सोमवार मानकर ही प्रश्नों को हल किया जाता है। पहला दिन सोमवार होगा, ये मानकर हम प्रश्नों को हल करते हैं। याद रखेंगे, इस चार्ट में याद कर लीजिएगा, आपके विषम दिनों शेष रहने पर 0 से लेकर 6 तक कौन से दिन सप्ताह का आएगा वो यहाँ आपको दिया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक बात समझ लें, साधारण वर्ष की बात जब की जाएगी, जब कोई साधारण वर्ष होगा, जब कोई साधारण वर्ष होगा, इस साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। समान होता है मतलब ये हुआ, वर्ष का पहला दिन आप जानते हैं 1 जनवरी से वर्ष प्रारंभ होता है, 1 जनवरी, और अंतिम दिन क्या होता है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। अगर बात साधारण वर्ष की कर ली जाए तो साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर किसी वर्ष 1 जनवरी को मान ले बुधवार था, किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को हम मान लेते हैं बुधवार था, तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को भी बुधवार ही होगा, ये निश्चित है। साधारण वर्ष की कंडीशन में 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा। लेकिन अगर ये वर्ष साधारण वर्ष की जगह लीप वर्ष हो जाए, वर्ष साधारण वर्ष की जगह लीप वर्ष हो जाए, तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान नहीं होगा। उस कंडीशन में वर्ष के पहले दिन से अगर अंतिम दिन की बात की जाएगी तो अंतिम दिन एक दिन आगे चला जाएगा। यही हम बात कर लेते हैं। अगर ये साधारण वर्ष ना होकर लीप वर्ष होता है, ये क्या होता है, लीप वर्ष होता मान लीजिए, तो ये पहला और अंतिम दिन असमान हो जाते हैं। समान की जगह क्या हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, एक दिन अधिक होता है, तो वो एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लें 1 जनवरी को लीप वर्ष में बुधवार है, तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को दिन कौन सा होगा, बुधवार प्लस 1 कर देंगे। ये 1 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी 29 दिन की हो जाती है 28 की जगह पर, तो वो एक दिन जो बढ़ेगा वो हम यहाँ बढ़ा देंगे, तो बुधवार प्लस 1 कर देंगे, यानी कि बुधवार के बाद वाला दिन, अगला दिन कौन सा आएगा, गुरुवार, जिसको बृहस्पतिवार भी कहते हैं, वो आ जाएगा थर्सडे। यहाँ पर दिन आ जाएगा बृहस्पतिवार। ये हमें याद रखना पड़ेगा। जब हमारा
लीप वर्ष होगा तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन असमान होता है। वर्ष के पहले दिन से एक दिन अधिक हो जाएगा अंतिम दिन, ये हम याद रखेंगे। कैलेंडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको भी हम समझ लेंगे कि ऐसे कौन से महीने हैं साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में जिन महीनों का पहला दिन समान होता है। तो हम बात करते हैं साधारण वर्ष की। देख लीजिए, साधारण वर्ष में आपका जनवरी और अक्टूबर महीने का पहला दिन समान होता है। यहाँ हम कहते हैं कि प्रथम दिन समान हो, यानी कि अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो 1 अक्टूबर को भी बुधवार ही होगा, यानी कि दिन समान होंगे। किस महीने के? जनवरी और अक्टूबर महीने के दिन समान होते हैं। इसी प्रकार फरवरी, मार्च और नवंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं जिनमें पहला दिन तीनों का एक जैसा होगा। यानी कि अगर 1 फरवरी को हम मान लें शुक्रवार था, 1 फरवरी को शुक्रवार अगर है तो 1 मार्च को भी शुक्रवार होगा और 1 नवंबर को भी शुक्रवार ही होगा। इसी प्रकार अप्रैल और जुलाई 2 महीने ऐसे हैं जिनका पहला दिन समान होता है। अगर मान लिया जाए कि 1 अप्रैल को रविवार है, संडे है, तो 1 जुलाई को भी संडे ही होगा, रविवार ही होगा। इसी प्रकार सितंबर और दिसंबर, ये 2 माह ऐसे हैं जिनमें पहला दिन दोनों महीनों का एक जैसा होता है। यानी कि अगर 1 सितंबर को हम ये मान लें कि सोमवार है तो 1 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। तो ये आपके 4 जोड़े बने हुए एक तरीके से आप देख सकते हैं। ये पहला पेयर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये 4 पेयर हैं। जनवरी, अक्टूबर के पहले दिन एक जैसे होंगे, दूसरा फरवरी, मार्च और नवंबर के, अप्रैल और जुलाई के, सितंबर और दिसंबर के। ये 4 पेयर ऐसे हैं जिनमें जोड़े समझ लेंगे, उनके पहले दिन समान होते हैं। ये बात थी साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में किन महीनों के पहले दिन प्रथम दिन समान होते हैं वो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं। कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि यदि किसी अधिवर्ष में, यानी कि कोई अगर अधिवर्ष है तो उस अधिवर्ष के कौन कौन से माह ऐसे होंगे, कौन कौन से महीने ऐसे होंगे जिनमें माह का पहला दिन समान होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, आपको कुछ माह दिए गए हैं। यहाँ जनवरी, अप्रैल और जुलाई 3 माह ऐसे हैं जिनमें पहला दिन समान होगा। कब? जब हमारा अधिवर्ष हो या लीप वर्ष हो। अधिवर्ष को ही लीप वर्ष भी कहते हैं, यानी कि फरवरी हमारी 29 ऋतु ऐसा वर्ष। तो यहाँ जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये 3 माह का प्रथम दिन समान होगा। इसका अर्थ ये होगा, मान लें 1 जनवरी को मंगलवार है, मान लें 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 अप्रैल को भी मंगलवार ही होगा और 1 जुलाई को भी मंगलवार ही होगा। इसका अर्थ ये होगा। हम अगला जोड़ा देखते हैं, फरवरी और अगस्त का, यानी कि 1 फरवरी और 1 अगस्त का दिन प्रथम दिन समान होगा। अगर हम मान लें 1 फरवरी को शुक्रवार है तो 1 अगस्त को भी शुक्रवार ही होना चाहिए, होगा। ठीक है। मार्च और नवंबर, यानी कि 1 मार्च और 1 नवंबर का दिन एक जैसा होगा। अगर मान लिया जाए कि 1 मार्च को शनिवार है तो 1 नवंबर को भी शनिवार ही होगा। इसी प्रकार सितंबर और दिसंबर का, ये 2 माह ऐसे हैं जो साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, इन दोनों माह का प्रथम दिन हर कंडीशन में एक जैसा ही रहता है। यानी कि अगर हम ये मान कर चलें कि 1 सितंबर को बुधवार है तो 1 दिसंबर को बुधवार ही होगा। ये आपके कुछ माह ऐसे हैं जो अधिवर्ष में प्रथम दिन समान रखते हैं। यानी कि अधिवर्ष अगर दिया जाएगा, लीप वर्ष होगा, तो इन महीनों का पहला दिन समान होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए या लिख लीजिए। कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में एक तथ्य ये भी है कि किसी शताब्दी वर्ष का, या शताब्दी लिखा है, शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष का मतलब ये हुआ 100 साल, 200 साल, 400 साल, 800 साल, 1200 साल, यानी कि जिसमें 100 का भाग पूरा जा रहा हो, शताब्दी वर्ष होता है। तो किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, यानी कि पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है? सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है या शनिवार हो सकता है। इसी प्रकार ये था प्रथम दिन।
किसी शताब्दी का पहला दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं, ये याद करना सीख गए। या हमें पता हो गया कि सोम मंगल, यहाँ बुध छूटा हुआ है, देख रहे हैं आप, सोमवार मंगलवार बुधवार गायब है, बृहस्पति शुक्र और शनिवार ये आपके हैं। यहाँ पर बुधवार बीच में गायब है और रविवार नहीं है, यानी बुधवार और रविवार नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार 5 दिन ये हो सकते हैं। कौन से? किसी शताब्दी का पहला दिन। बात करते हैं किसी शताब्दी के अंतिम दिन की, तो किसी शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन है यानी कि 31 दिसंबर का दिन है वो कौन कौन सा हो सकता है। तो किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार शुक्रवार तथा रविवार हो सकता है। बुध शुक्र और रविवार हो सकता है किसी शताब्दी का अंतिम दिन। अब कौन कौन सा नहीं हो सकता है? मंगलवार बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं हो सकता है। याद रखेंगे किसी शताब्दी का जो अंतिम दिन है यानी कि 31 दिसंबर का दिन है वो बुधवार शुक्रवार और रविवार ही हो सकते हैं। बुधवार शुक्रवार और रविवार हो सकता है। और कौन से दिन नहीं हो सकता है तो याद रखेंगे मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार ये दिन नहीं हो सकते हैं। ये कैलेंडर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।